बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर सबसे पहले तो हम जो एक एरिया कवर करना चाह रहे थे डी रिकग्निशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, उसको ज़रा सा एक स्टेप आगे लेके चलते हैं। सर देखिए मेरे पास दो चीज़ें हैं जिनको मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, दो एस्पेक्ट्स हैं। नंबर वन, एक है मेरे पास सर ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स टू कैश फ्लोज, ठीक है जी। अब देखिए मिसाल के तौर पे एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं लेके चलूँ, से मिसाल के तौर पर एक कंपनी है OGDC, ठीक है जी। इस कंपनी का एक बॉन्ड होल्डर है से ARM, ठीक है जी। ARM ने इससे बॉन्ड लिया हुआ है। ये हर साल जो सूद और प्रिंसिपल का अमाउंट है जो भी है ये OGDC उठा के अहमद रजा को पे करता है, क्योंकि अहमद रजा ने इसका एक बॉन्ड खरीदा हुआ है, ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पर बॉन्ड की फेस वैल्यू है 100 रुपए। बॉन्ड का कूपन रेट है आसान भाषा में 10%। तो हर साल सर इंटरेस्ट 10 रुपए के हिसाब से ये कंपनी अहमद रजा को पे करती है। अच्छा ठीक है जी। अच्छा, अहमद रजा का नाम एक बॉन्ड होल्डर रजिस्टर है, जिसमें लिखा हुआ है। ये बॉन्ड होल्डर रजिस्टर सर चलाता कौन है? सर ये बॉन्ड होल्डर रजिस्टर किसके पास पड़ा होता है? ये कंपनी के पास डायरेक्टली नहीं पड़ा होता, ठीक है ना। ये पड़ा होता है सर कंपनी के रजिस्ट्रार के पास, ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पर सर रजिस्ट्रार जो है वो ये फर्गसन एसोसिएट्स भी हैं रजिस्ट्रार हमारे पास सर, पाकिस्तान में बहुत से हैं सर, KPMG एसोसिएट्स भी है, ठीक है जी। इस रजिस्ट्रार के पास एक बॉन्ड होल्डर रजिस्टर है, ठीक है जी। लिखा हुआ है उसके ऊपर बॉन्ड होल्डर्स रजिस्टर, उसमें नाम आ रहा है सर ARM, अहमद रजा मीर का, ठीक है जी। इनको पता है कि जी हर साल अहमद रजा मीर को बॉन्ड पे सूद पे करना है। व्हाट इफ के अहमद रजा ये बॉन्ड किसी को बेच दे, बेचेगा तो सर ये बॉन्ड होल्डर रजिस्टर में जाके उस बंदे का नाम चेंज, इसका नाम अहमद रजा मीर का नाम हटा के उसका नाम डाल दिया जाएगा, ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पर सर, मिसाल के तौर पर आसान भाषा के लिए सर मैंने ये बॉन्ड अपने पार्टनर तारिक तुनियो को बेच दिया, ठीक है जी। जब मैंने बॉन्ड तारिक तुनियो को बेचा ना, तो मैंने तारिक तुनियो से ये कहा कि देखें मैंने आपको ये बॉन्ड तो बेच दिया तारिक भाई, लेकिन मसला ये है कि ये बॉन्ड, ये ट्रांजैक्शन मेरे और आपके बीच में हुई है, ये बाहर किसी को पता ही नहीं है। मैंने आपसे पैसे ले लिए, आपको बॉन्ड दे दिया। बॉन्ड होल्डर रजिस्टर में अभी भी किसका नाम आ रहा है? मेरा नाम आ रहा है। तो चलें काम करते हैं, हम आपका नाम जाके ना बॉन्ड होल्डर रजिस्टर में लिखवा के आ जाते हैं, ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पर सर मेरा नाम यहाँ से हटा और यहाँ आ गया सर तारिक तुनियो का नाम, ठीक है जी। अब बताएं सर तारिक तुनियो उसके बॉन्ड होल्डर बन गए। अब मिसाल के तौर पर मैंने आधे बॉन्ड बेचे होते तो सर आधे हिस्से पे तारिक भाई का नाम आ जाता, आधे हिस्से पे मेरा नाम आ जाता। यानी इसका मतलब ये है कि सर जिस बंदे को आप बॉन्ड बेच रहे हैं उसका नाम जाके आपने बॉन्ड होल्डर रजिस्टर में चेंज करा दिया। अब बताएं सर जब 10 मैंने सर मिसाल के तौर पर 50 रुपए का बॉन्ड बेचा, उसको 50 रुपए का अपने पास रखा, तो आधा सूद अब किसके पास आता है? तारिक साहब के पास। आधा सूद किसके पास आता है? मेरे पास। अगर मैं ऑल टुगेदर ये बॉन्ड बेच देता तारिक तुनियो को, तो सर मेरा नाम यहाँ से हट के तारिक साहब का नाम आ जाता और सर 100% बॉन्ड की प्रोसीड्स अब OGDC किसको बेचता है? सर तारिक तुनियो को बेचता। अज्यूम करो हमने आधा आधा बॉन्ड अपने पास रखा है। अब बताएं सर जब सूद पे करना होगा OGDC को, वो किससे पूछेगा कि मैं सूद किसको पे करूं? वो रजिस्ट्रार से पूछेगा, मुझे रजिस्टर की अपडेटेड फॉर्म दे दें। सर अपडेटेड फॉर्म आ जाएगी उसके पास, तो ये क्या करेगा सर, जब इंटरेस्ट के वारंट छपवाएगा तो इंटरेस्ट के वारंट छपवाते हुए इस चीज़ का ख्याल रखेगा कि 50 रुपए का बॉन्ड अहमद रजा के पास है, 50 रुपए का बॉन्ड तारिक तुनियो के पास है, तो सर वो सूद अकॉर्डिंगली पे करेगा। अब बताएं अगर मैं आपसे ये कहूँ कि राइट्स टू कैश फ्लोज कैसे ट्रांसफर होते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए सर राइट्स टू कैश फ्लोज ऐसे ट्रांसफर होते हैं, अगर आपने किसी को अपने बॉन्ड का राइट्स टू कैश फ्लोज देना है ताकि आगे से सूद उसको मिले, तो जाके उसका नाम बॉन्ड होल्डर रजिस्टर में लिखवा के अपना नाम हटवा दीजिए, ठीक है जी। क्लियर हो गई? अब आइंदा के बाद अगर मैं आपसे कहूं कि राइट्स टू कैश फ्लोज ट्रांसफर हो गया, इसका मतलब क्या? जो प्रीवियस ओनर था उसने अपना नाम हटा के न्यू ओनर का नाम जाके बॉन्ड होल्डर रजिस्टर में लिखवा दिया। पार्शल बॉन्ड बेचे तो पार्शल बॉन्ड में से अपना नाम हटा के उसका नाम डलवा दिया। क्लियर हो गया? ये ऐसा है जनाब। सर मैंने आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल रखी है किसकी? ट्रांसफर ऑफ राइट्स टू कैश फ्लोज की, ठीक है जी। अब आए जरा एक स्टेप आगे जाते हैं सर। मैं आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल और रखता हूं जनाब, दूसरी एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं। मेरे पास है जनाब ट्रांसफर ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, ठीक है जी। जरा सा इसको अच्छे तरीके से देखना। अगेन सर OGDC एक
कंपनी है, इसका बॉन्ड से मिसाल के तौर पर इस दफ़ा तारिक साहब के पास है, तारिक तुनियों के पास है। सर मैं तारिक साहब से ये कहता हूँ कि मुझे ये बॉन्ड खरीदना है, आप ये बॉन्ड मुझे बेच दो। तारिक साहब ने सर ये बॉन्ड उठा के मुझे बेच दिया, ठीक है जी, और मैंने तारिक साहब को दे दिए कैश, ठीक है जी, और बॉन्ड आ गया मेरे पास। अब तारिक साहब ने बॉन्ड बेचते हुए मुझे ये कहा कि यार अहमद रजा, अब देखो बॉन्ड होल्डर तुम, ठीक है जी, ओजीडीसी कल तुम्हें सूद भेजेगा, वो सूद कम भी हो सकता है, ठीक है जी, वो सूद देर से भी मिल सकता है, प्रिंसिपल पे डिफॉल्ट भी हो सकता है। आइंदा मुझे कॉल मत करना इस चीज के लिए कि ओजीडीसी पैसे क्यों नहीं दे रहा, देर से क्यों दे रहा है, प्रिंसिपल क्यों नहीं वापस कर रहा, इंटरेस्ट क्यों नहीं दे रहा। तो सर मैं इन चीजों के लिए जिम्मेदार नहीं हूं, मैंने बॉन्ड आपको बेच दिया, आप जानो आपका काम जाने। इसका मतलब ये कि सर जो प्रीवियस ओनर है उसने अगर क्रेडिट रिस्क ऑफ द बॉन्ड ट्रांसफर कर दिया न्यू ओनर को, तो बताएं आइंदा के बाद जो सर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल है, जिसको मैं रिवॉर्ड कहता हूं, ये किसको मिलेगा, रिवॉर्ड किसको मिलेगा सर, न्यू ओनर को। सर अगर लॉस हुआ इस पे, बैड डेट्स हुआ, तो सर ये रिस्क ये कौन बेयर करेगा, न्यू ओनर। ऐसा सर, तो मैं कहूंगा सर अहमद रजा ने, सॉरी तारिक तुनियो ने इफेक्टिवली सर रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों, रिवॉर्ड यानी आगे से सूद मिलने का हिसाब किताब, और रिस्क यानी कि डिफॉल्ट हुआ तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं, ये दोनों ट्रांसफर कर दिए किसको, अहमद रजा मीर को, ठीक है जी। ये दो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको दिए। राइट्स टू कैश फ्लोज कैसे ट्रांसफर होते हैं, आप अगर कोई बॉन्ड बेच रहे हैं तो आप अपना नाम जाके बॉन्ड होल्डर रजिस्टर से हटवा के दूसरे ओनर का नाम डलवा दें, ठीक है जी। और रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर करने का मतलब आप बॉन्ड बेचते हुए सामने वाली पार्टी से ये कह दें कि भाई ये बॉन्ड मैं आपको दे रहा हूं, इसके साथ साथ इसका क्रेडिट रिस्क ये सब कुछ आपके नाम ट्रांसफर, मैं आइंदा से जिम्मेदार नहीं हूं। क्लियर है, ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं, दोनों अलग अलग बातें। कैश फ्लोज का राइट ट्रांसफर करने का मतलब है आप आइंदा से सर रजिस्ट्रार को कह दो कि भाई सूद आइंदा के बाद मुझे नहीं देना, इस बंदे को देना, ठीक है जी। रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर करने का मतलब ये कि आप सामने वाले ओनर को ये कहो, नए ओनर को ये कहो कि भाई आइंदा के बाद अगर कंपनी से कम इंटरेस्ट मिला, ज्यादा मिला, देर से मिला, ऊपर नीचे, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। ये दो बातें अलग अलग बातें हैं। क्लियर है, ये समझ में आ गई जनाब। अब बताएं सर, मैं आपके सामने दो चीजें रख रहा हूं सर, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर, राइट्स टू कैश फ्लोज ट्रांसफर, ठीक है जी। सर देखें, स्टैंडर्ड कहता है जनाब, अगर आपने किसी को राइट्स टू कैश फ्लोज ट्रांसफर कर दिए ना, किसी बॉन्ड, आपके पास एक बॉन्ड पड़ा था, आपने राइट्स टू कैश फ्लोज किसी और को ट्रांसफर कर दी, दिस इज नॉट सफिशिएंट कि आप अपने पास से वो बॉन्ड डी रिकॉग्नाइज कर दो। अगर मिसाल के तौर पर ए ने बी को सर राइट्स टू कैश फ्लोज ट्रांसफर किए, तो सर दिस इज नॉट सफिशिएंट कि अपने पास से बॉन्ड डी रिकॉग्नाइज कर दे। जरूरी क्या है कि सर रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर, मैं फिर रिपीट कर दूं, जरूरी क्या है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो। ए अपने पास से बॉन्ड डी रिकॉग्नाइज कब करेगा, जब क्या ट्रांसफर हो, राइट्स टू कैश फ्लोज नहीं सर, क्या ट्रांसफर हो, रिस्क एंड रिवॉर्ड। चाहे राइट टू कैश फ्लोज ट्रांसफर हो या ना हो, ट्रांसफर हो या ना हो, ट्रांसफर हो या ना हो, सर रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया, जो प्रीवियस ओनर है वो अपने बुक से बॉन्ड रिकॉग्नाइज कर देगा, नया ओनर अपने पास बॉन्ड रिकॉग्नाइज कर देगा, जो प्रीवियस ओनर है वो अपने पास से बॉन्ड रिकॉग्नाइज कर देगा, नया ओनर अपने पास बॉन्ड रिकॉग्नाइज कर लेगा। डन है, ये बात समझ में आती है भैया। रिस्क एंड रिवॉर्ड्स मैटर करता है, राइट्स टू कैश फ्लोज मैटर नहीं करता। रिस्क एंड रिवॉर्ड मैटर करता है, राइट्स टू कैश फ्लोज मैटर नहीं करता। अब मैं आपको दे रहा हूं सर नीचे को 3-4 केसेस, ठीक है जी, जिसमें ये दोनों चीजें आप देखोगे, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स भी, राइट्स टू कैश फ्लोज भी। फिर बता रहा हूं, डिसीजन कि डी रिकॉग्नाइज करना है किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है डी रिकॉग्नाइज करने का डिसीजन, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स पे, राइट्स टू कैश फ्लोज के ऊपर। राइट्स टू कैश फ्लोज ट्रांसफर कर दूं या रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर करूं, बोलो मेरे साथ। सर रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर करेंगे तो बॉन्ड डी रिकॉग्नाइज होगा, राइट्स टू कैश फ्लोज ट्रांसफर करना इज नॉट सफिशिएंट, ठीक है जी।
अब आए जरा सर मेरे पास केसेस में लेके चल रहा हूं, ठीक है जी। सबसे पहला केस मैं अपने पास लेके चल रहा हूं सर, आउटराइट सेल, ठीक है जी। आउटराइट सेल का मतलब क्या है सर, गौर से सुनिएगा दोस्तों, मैं एग्जांपल लेके चलूंगा पूरी मुकम्मल से। मिसाल के तौर पर ओजीडीसी, ठीक है जी, मिस्टर ए, मिस्टर बी, ठीक है जी, रजिस्ट्रार, सर 4 पार्टीज हैं इसके, गौर से देखिएगा। सर मेरे पास एक बॉन्ड ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है जी, एक बॉन्ड मेरे पास पड़ा हुआ है ओजीडीसी का, जिसपे मुझे सूद भी मिल रहा है, जिसपे मुझे प्रिंसिपल भी मिलेगा। सर मैंने ये बॉन्ड उठा के बेच दिया किसको, बी लिमिटेड, ठीक है जी। और बी लिमिटेड से मैंने कहा, बी लिमिटेड चलो तुम्हारा नाम रजिस्ट्रार के पास जाके चेंज करा दें। ए लिमिटेड ने अपना नाम हटवाया, उधर से बी लिमिटेड का नाम डलवा दिया, ठीक है जी। अब बताओ, हमने राइट्स टू कैश फ्लोज क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए। राइट्स टू कैश फ्लोज क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए। और साथ ही साथ सर ए ने बी को यह कहा कि भाईजान कल अगर ओजीडीसी ने सूद नहीं दिया, देर से दिया, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। तो ए ने रिस्क एंड रिवॉर्ड्स भी क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए। तो ये याद रखना है कि ऐसा केस जिसमें राइट्स टू कैश फ्लोज भी ट्रांसफर हो जाएं, रिस्क एंड रिवॉर्ड भी ट्रांसफर हो जाएं, राइट्स टू कैश फ्लोज भी ट्रांसफर हो जाएं, रिस्क एंड रिवॉर्ड भी ट्रांसफर हो जाएं, तो मैं कहूंगा सर इसमें ए को अपने पास से बॉन्ड डी रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। अब बताएं, मिसाल के तौर पर ए के पास बॉन्ड पड़ा हुआ था, उसकी कैरिंग अमाउंट थी सर 1000 रुपए। अब बताएं सर ए ने बॉन्ड बेच दिया, मिसाल के तौर पर सर ए ने बॉन्ड रखा हुआ था अपने पास अमोर्टाइज कॉस्ट कैटेगरी के ऊपर, ठीक है जी। अब बताएं सर ए ने बॉन्ड बेचा इसकी फेयर वैल्यू पे, और फेयर वैल्यू थी उस दिन 1200 रुपए, ठीक है जी। अब बताएं ए अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा आउटराइट सेल पे, ए की बुक्स में ए अपने पास एंट्री पास करेगा सर कैश डेबिट कितने से, सर 1200 रुपए से। फिर सर इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कितने से सर, 1000 रुपए से। और सर गेन ऑन डिस्पोजल पीएनएल कितना जी, 200 रुपए का अमाउंट, ठीक है जी। अब बताएं बी अपने पास बॉन्ड कितने पे रिकॉर्ड करेगा, बी अपने पास कितने पे रिकॉर्ड करेगा सर, बी अपने पास रिकॉर्ड करेगा 20 बुक्स, कितने पे रिकॉर्ड करेगा सर। इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने से जनाब, 1200। कैश क्रेडिट कितने से, 1200। सर ये अपने पास किसी भी कैटेगरी में से इन्वेस्टमेंट को रख सकता है। इसने अपने पास से इन्वेस्टमेंट जो कि अमोर्टाइज कॉस्ट पे चल रही थी वो डी रिकॉग्नाइज कर दी। डन है जी। मैं इसको नाम क्या दे रहा हूं जनाब, आउटराइट सेल। आउटराइट सेल में क्या होगा, राइट्स टू कैश फ्लोज भी ट्रांसफर्ड, रिस्क एंड रिवॉर्ड भी ट्रांसफर्ड, दोनों ट्रांसफर्ड। लेकिन आपने बॉन्ड क्यों डी रिकॉग्नाइज किया, इसकी वजह से, राइट्स टू कैश फ्लोज की वजह से नहीं सर, मैंने किसकी वजह से बॉन्ड डी रिकॉग्नाइज किया, क्योंकि मैंने रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिए थे, ठीक है जी। सर ये मेरे पास डी रिकॉग्निशन का पहला स्ट्रॉन्ग केस, ठीक है जी। कॉपी करना सर इसको। चलो जी, अगर मैं एक स्टेप आगे जाऊं सर, तो मैं आपके सामने रख रहा हूं सर केस 2, ठीक है जी। केस 2 है अभी है सर, केस 2 मेरे पास, ठीक है जी। केस 2 को मैं नाम दे रहा हूं मेरे बच्चों, रीपर्चेज एग्रीमेंट, ठीक है जी। क्या नाम दे रहा हूं, रीपर्चेज एग्रीमेंट्स, ठीक है जी। अब सुनिएगा दोस्त, इसको खास तौर पे सुनिएगा, ये ठीक ठाक मुश्किल एक चीज़ है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है जी। अच्छा जी, रीपर्चेज एग्रीमेंट्स हैं क्या, जरा सा इसको देख लेते हैं, ठीक है। अगेन इधर मैं ओजीडीसी को बिठा रहा हूं सर, अगेन सर इधर ए, अगेन सर यहाँ बी, और अगेन सर इधर रजिस्ट्रार, ठीक है जी। बॉन्ड सर ए के पास है, ओजीडीसी ने ए को सूद पे करना है, ए को जो है वो प्रिंसिपल पे करना है। ए ने गौर से सुनना सर, ये बी को ये बॉन्ड बेचा नहीं, गिरवी रखवाया और बी से ले लिया लोन, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर सर, जिस दिन बॉन्ड बेचा उस दिन बॉन्ड की फेस वैल्यू थी, और तो सुनिएगा दोस्त, उस दिन बॉन्ड की
फेस वैल्यू थी सर 1000, कूपन रेट था सर इसका से 12%, सर इसकी मार्केट प्राइस यानी कि फेयर वैल्यू थी से 1250 रुपये, ठीक है जी। ए ने ये बॉन्ड 1250 रुपये में बी को बेचा, तो बी ने क्या किया सर, ए को 1250 रुपये का कैश दिया, सर ये बॉन्ड बेचा, ठीक है जी। मैं इसको ऐसे लिख दूं सर कि हमने ए ने बॉन्ड बेचा बी को, सोल्ड एट 1250, लेकिन एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम का मतलब है उसी वक्त हमने बी से ये कहा कि प्यारे भी ये बॉन्ड आपने हमें 1 साल बाद वापस बेचना है, 1 साल बाद वापस बेचना है, ठीक है जी। अब भी एग्रीमेंट करते हैं हम, रीपरचेज एग्रीमेंट, अब भी रीपरचेज एग्रीमेंट एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ 1375, यह आपने भी हमें वापस पे देना है और हम आपको पैसे देंगे 1 साल बाद। सर साथ ही साथ ए गया और रजिस्ट्रार के पास जाके अपना नाम यहां से हटवा के बी का नाम डलवा दिया, ठीक है जी। अब बताएं सर, मेरे पास एक बड़ा बेसिक सा सवाल है, ए ने जो चीज बेची है साइमल्टेनियस, उसी वक्त साइमल्टेनियस एग्रीमेंट है टू रीपरचेज, ठीक है जी। साइमल्टेनियस एग्रीमेंट टू रीपरचेज, उसी वक्त रीपरचेज का एग्रीमेंट, ठीक है जी। तो मुझे एक बात बताएं सर, क्या ए ने रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर किए या नहीं किए, हमने ये देखना है अभी। अच्छा, राइट्स टू कैश लॉस ट्रांसफर हो गए? हाँ हो गया सर। क्यों? राइट्स टू कैश लॉस ऐसे ट्रांसफर हुए कि बी ने जाके रजिस्टर में ए का नाम लिखवा दिया, सॉरी ए ने जाके रजिस्टर में बी का नाम लिखवा दिया, अपना नाम कटवा के बी का नाम जाके लिखवा दिया। राइट्स टू कैश लॉस ट्रांसफर, सर रिस्क एंड रिवॉर्ड्स चेक करते हैं, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हुए या नहीं हुए। सर देखिए ये चीज़ याद रखिए कि जब रीपरचेज एग्रीमेंट होता है ना एक फिक्स प्राइस, तो इसका मतलब है ए ने अपना बॉन्ड वापस लेना है 1375 में। अब बताएं सर, रीपरचेज वाले दिन अगर इस बॉन्ड की फेयर वैल्यू होती 1500, बी को कितने मिलते सर 1375। अगर इसकी फेयर वैल्यू होती जनाब 1000, तो बी को तब भी कितने मिलते 1300, सॉरी जो बी को तब भी कितने मिलते 1375। इसका मतलब ये कि सर बी ने बॉन्ड खरीदा नहीं है, टेक्निकली बी ने ए को उधार दिया और बॉन्ड अपने पास गिरवी रखा है, ठीक है जी। अब ये याद रखना सर, रीपरचेज एग्रीमेंट के दौरान जितने भी इंटरिम सर इंटरेस्ट के कूपन्स आते हैं सर, वो बी को बी हैव टू सरेंडर द सेम टू ए, क्योंकि इसका जेन्युइन मालिक कौन है? ए। बी मालिक नहीं है सर इसका, बी ने सिर्फ अपने पास ये गिरवी रखा हुआ है। और सर ये याद रखिए, कल अगर बॉन्ड तबाह हो जाए, ओजीडीसी बैंकरप्ट हो जाए, ए नहीं तब भी ये बॉन्ड 1375 में बाय बैक करना है। सर ओजीडीसी के पास कोई गोल्ड रिजर्व निकल आए सर, या इंटरेस्ट रेट सिग्निफिकेंटली कम हो जाए सर, तब भी सर याद रखिएगा बी को 1375 ही मिलने, इसको ज्यादा नहीं मिलने। सर स्टैंडर्ड कहता है ये एक इन्वेस्टिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, ये एक इन्वेस्टिंग ट्रांजैक्शन नहीं। इन्वेस्टिंग ट्रांजैक्शन का मतलब होता है बॉन्ड की सेल परचेज, दिस इज नॉट अ सेल परचेज ऑफ बॉन्ड। इन्वेस्टिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, बल्कि ये एक फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन है। यानी सर ए ने बी को लोन दिया है, ठीक है जी, सर ए ने जो है बी से लोन लिया है। अब बताओ ए अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा सर? कैश डेबिट कितने से भैया 1250, और सर रीपरचेज लायबिलिटी कितने से 1250। अपने पास बॉन्ड को डी रिकग्नाइज नहीं करेगा, बॉन्ड क्रेडिट नहीं करेगा, रीपरचेज लायबिलिटी क्रेडिट करेगा। पहली एंट्री सर कब? सर ईयर 0 पे, जिस दिन हमने इशू किया सर। बताएं मेरे पास पहले साल के एंड पे सर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, किन दो प्राइसेस का डिफरेंस 1375 और 1250 का डिफरेंस, दैट इज 125, और रेपो लायबिलिटी क्रेडिट कितने से 125। फिर उसके बाद क्या होगा सर? अपना बॉन्ड हम वापस लेंगे और 1 साल बाद पैसे पे करेंगे, तो रेपो लायबिलिटी डेबिट कितने से 1375 से। सर कैश क्रेडिट कितने से 1375 से। मुझे एक बात बताओ, किसी पॉइंट पे भी क्या बॉन्ड डी रिकग्नाइज हुआ? नहीं सर। मुझे बताएं पहले साल के एंड पे एक और एंट्री भी पास करेगा ए, वो क्या एंट्री पास करेगा सर? कैश डेबिट कितने से कैश डेबिट सर 120 रुपए से। किस चीज के 120 रुपए? सर 1000 रुपए के फेस वैल्यू वाले बॉन्ड पे 12% का सूद,
इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कितने से 120। सर क्या बॉन्ड इसकी बुक्स में अभी भी आ रहा है? हाँ सर बिल्कुल आ रहा है, ठीक है जी। रेपो लायबिलिटी खत्म। मुझे बताएं सर बी ने जो बॉन्ड खरीदा है, बी अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा? बी एंट्री पास करेगा सर मेरे पास इन्वेस्टमेंट इन रिवर्स रीपरचेज अग्रीमेंट्स, ठीक है जी, ठीक है जी। कितने से जनाब? 1250। सर ये एक बी के ना, बी ने से लोन दिया टेक्निकली, तो बी के लिए ट्रांजैक्शन रिवर्स रीपरचेज है। मेरे लिए क्या है? ए के लिए क्या है? रीपरचेज। बी के लिए क्या है? रिवर्स रीपरचेज। ए के लिए क्या है? रीपरचेज। बी के लिए रिवर्स रीपरचेज। बी ने सर हमें लोन दिया तो उसने हमको लोन रिसीवेबल या इन्वेस्टमेंट इन रीपरचेज रिवर्स रीपरचेज अग्रीमेंट क्रेडिट और डेबिट और कैश क्रेडिट कितने से? 1250 से। साल के एंड में सर क्या एंट्री पास करेगा ये? सर ये अपने पास एंट्री पास करेगा सर इन्वेस्टमेंट इन रिवर्स रीपरचेज अग्रीमेंट कितने से? 125। फिर इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कितने से? 125। फिर उसके बाद सर ईयर 1 पे एंट्री पास करेगा कैश डेबिट कितने से? 1375 और इन्वेस्टमेंट इन रिवर्स रीपरचेज एग्रीमेंट्स 1375। डन है जी। ये याद रखना सर कि रीपरचेज एग्रीमेंट्स में, खुदा के वास्ते याद रखना, रीपरचेज एग्रीमेंट्स में अगर ए ने एक चीज बेची है और साइमल्टेनियसली उसको रीपरचेज किया है एट अ फिक्स रेट, सर याद रखिएगा दिस इज अ फेल्ड डी रिकग्निशन। क्यों? इसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड्स अभी भी किसके पास हैं? रिस्क एंड रिवॉर्ड्स अभी भी किसके पास हैं सर? ए के पास। अगर सर ओजीडीसी डूब जाए सर बी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी को तब भी 1375 मिल जाएंगे। सर ओजीडीसी बेहतरीन काम करे, इंटरेस्ट रेट सिग्निफिकेंटली नीचे आ जाए सर, तब भी याद रखना फायदा और नुकसान सिर्फ एक हो, बी को कोई फायदा नुकसान नहीं है। तो रीपरचेज एग्रीमेंट्स में याद रखना सर ए ने रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं किए। हाँ अलबत्ता राइट्स टू कैश फ्लोज ट्रांसफर कर दिए, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, हाँ जरा सर इस पर कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं सर। आपके पास जो है वो हैंड आउट होगा, आ जाए जरा क्वेश्चन नंबर 90 पे सर। मैं क्वेश्चन नंबर 90 सॉल्व कर रहा हूँ सर। जानमाज लेना है तुमने? 1 मिनट रुको। ज़ारा अभी बाबा को तंग नहीं करना, क्या? अभी बाबा को तंग नहीं करना है, ईश्वर हमना का भी ख्याल रखो, ठीक है? अभी खोला, सॉरी जी जनाब। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं हम जनाब। क्वेश्चन 90 हमें ये कह रहा है कि जनाब बैंक ई एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद बैंक एफ टू सेल अ डेट सिक्योरिटी क्लासिफाइड एज हेल्ड टू मैच्योरिटी का वर्ड काट के आप यहाँ लिख देना, हेल्ड टू मैच्योरिटी का वर्ड आप काट के यहाँ लिख देना एट अमोर्टाइज कॉस्ट, ठीक है जी। फिर वो कह रहा है जनाब द सिक्योरिटी इज ट्रेडेड इन एक्टिव मार्केट एट द सेम टाइम ई अग्रीज टू रीपरचेज द सिक्योरिटी फ्रॉम एफ एट अ स्पेसिफाइड फिक्स प्राइस, ठीक है जी। F pays ₹1 million and agrees to repurchase the security in 6 months time for 1.03, ठीक है जी। F can sell or repurchase debt security under this agreement, ठीक है जी। फिर उसके बाद वो कह रहे जनाब द 0.03 million is lenders return। अब देखिए एक चीज़ याद रखें, ये जो डेट सिक्योरिटी होती है ना एक्टिव मार्केट में ट्रेड हो रही है, तो अगर एफ इसको बेच भी देगा तो मार्केट से खरीद के ला के दे देगा, ठीक है जी। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमें घबराना नहीं, कह रही तो बेच देगा तो क्या होगा, नहीं कोई मसले वाली बात नहीं है। अब बताएं ई ने एक डेट सिक्योरिटी बेची एफ को और पैसे लिए 1 मिलियन, ठीक है जी। और आज ही एक एग्रीमेंट किया जिसमें एफ जो है वो ई को सिक्योरिटी वापस बेचेगा, ठीक है जी। ई will pay 1.03 in 6 months time, ठीक है जी। अब बताएं सर ई ने अपनी बुक्स में आज एंट्री पास की होगी कैश डेबिट कितने से? 1 मिलियन से और रेपो लायबिलिटी क्रेडिट कितने से? 1 मिलियन से। एट द सेम टाइम इस बंदे ने एंट्री पास की होगी ये से 6 महीने बाद इन 6 months टाइम इसने अपने पास एंट्री पास की है ई ने इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 0.03 और
रेपो लायबिलिटी ग्रेड कितने से 0.03। इसके बाद सर इस बंदे ने एंट्री पास की होगी रेपो लायबिलिटी डेबिट कितने से 1.03 और कैश क्रेडिट कितने से 1.03। सर इस बंदे ने देख लीजिए अपने पास बॉन्ड को डी रिकग्नाइज नहीं किया, दिमाग में रखिएगा बॉन्ड डी रिकग्नाइज नहीं होगा, बॉन्ड डी रिकग्नाइज नहीं होगा, ठीक है जी। बड़े एक स्टेप आगे जनाब, अगर मैं सर एक और केस देखूं तो मेरे पास सर एक बॉन्ड है। सर इस सवाल को ज़रा सा ना मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सबसे पहले सर मेरे पास एक बॉन्ड है जिसकी कैरिंग अमाउंट है, ये बॉन्ड है, ठीक है जी। इस बॉन्ड की कैरिंग अमाउंट मेरे पास आ रही है सर कोई 4,24,000, ठीक है जी। सर इसकी फेयर वैल्यू है 4,60,000, ठीक है। इसका IRR 18% है, कूपन रेट 15% है। हम सबको एक बात पता है कि सर इंटरेस्ट इनकम रिकग्नाइज होती है, IRR से, सर रिसीव होती है कूपन रेट से, ठीक है जी। अब मेरे पास सर 15% का कूपन रेट है, 18% का IRR है। सर इस बॉन्ड की जो फेयर वैल्यू है 4,60,000 रुपए, वो 115% है इसकी फेस वैल्यू के। तो अगर मैं आपसे कहूँगा सर 4,60,000 रुपए को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 115% से, तो ये आ जाएगा 4 लाख। दिमाग में रखिएगा कि इस बॉन्ड की फेस वैल्यू 4 लाख है और फेयर वैल्यू 4,60,000। एग्जामिनर का इस तरह सवाल देने का एक तरीका होता है, ठीक है जी, कि भाई मार्केट वैल्यू जो है वो 115% है फेस वैल्यू है, तो आपने निकाल ली फेस वैल्यू। बाद औकात फेस वैल्यू देता है, मार्केट वैल्यू निकालने को कहता है, बाद औकात मार्केट वैल्यू देता है, फेस वैल्यू निकालने को कहता है, ठीक है जी। सर ये बॉन्ड हमने किसी बंदे को बेचा और उस बंदे से अग्री किया कि हम 14.5% के हिसाब से आपको सूद पे करेंगे। आप 2 साल अपने पास बॉन्ड रखें, 2 साल बाद ये बॉन्ड हमें वापस दे दें, गिरवी रखा रहे हैं, हम आपसे लोन ले रहे हैं। तो सर ट्रांजैक्शंस क्या हैं जनाब? सर अगर मैं आपसे पूछूं ट्रांजैक्शंस हैं क्या, सर इस पूरे सवाल में ट्रांजैक्शन ये है, दिस अपेरेंटली इज क्वेश्चन नंबर 91, ठीक है। क्वेश्चन 91 ट्रांजैक्शंस क्या है? पहली ट्रांजैक्शन ए, सेलिंग द बॉन्ड फॉर रुपीज 460,000 एंड will repurchase the bond at, किस रेट में हम उसको रीपरचेज करेंगे सर? सर रेपो प्राइस इधर आ रही है 6,03,072 एट रुपीज 6,03,072। अब अगर इसके अंदर आप रेट ढूंढने की कोशिश करेंगे कि किस रेट से आया, तो सर ये भी एग्जामिनर ने आपको दिया कि 4,60,000 इंटू 1 प्लस 14.5% का रेट है। कितने सालों का सर ये बॉन्ड है? सर कितने सालों का रेपो है? 2 सालों का। तो सर अगर इसको मैं 2 की पावर दूं तो ये बनता है सर 6,03,072। इसका मतलब है सर ए ने बी से टेक्निकली एक लोन लिया है 4,60,000 रुपए का और सूद समेत 2 साल बाद 6,03,072 वापस करेगा, ठीक है जी। अब बताएं ये बॉन्ड कितने साल बी अपने पास रखेगा? बी विल hold the bond for 2 years and since his name is now appearing in register of bondholders, so he will get the कूपन। बट सर जैसे ही बी को कूपन मिलेंगे, बी विल सरेंडर द कूपन टू ए सिंस
A is the real owner of the bond and B only holds it as a collateral of loan provided to। अब बताएं इसमें असल ओनर कौन है सर? असल ओनर इसके अंदर कौन है जनाब? ए है, बी नहीं है। ठीक है जी। तो अब बताएं टेक्निकली ट्रांजैक्शन है क्या सर? मैं ए की बुक्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहा हूं सर। सबसे पहली ट्रांजैक्शन ईयर 0 पे सर कैश डेबिट कितने थे जनाब? फेयर वैल्यू के बराबर का लोन, फेयर वैल्यू के बराबर का लोन, कैश डेबिट और रेपो लायबिलिटी क्रेडिट कितने थे जनाब? 4,60,000 से। बताएं सर मेरे पास ईयर 0 पे ये लोन लेने के बाद मेरी बुक्स में क्या क्या आ रहा होगा? एट ईयर 0 सर मेरे पास रेपो लायबिलिटी आ रही है कोई 4,60,000 की, और मेरे पास सर एक एसेट आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रही है मेरी, उसकी कैरिंग अमाउंट आ रही होगी। सवाल में देख लो इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट कितनी है? 4,24,000। ये दो चीज़ आ रही है। मैंने अपनी बुक्स में से इन्वेस्टमेंट को डीरिकग्नाइज नहीं किया, दिमाग में रखिएगा। अब बताएं सर मैंने 4,60,000 रुपये पे बुक तो कर लिया। अब बताएं मेरे पास जब साल का एंड आएगा, पहले साल का एंड आएगा, तो मैं अपने पास एंट्री पास करूंगा इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कितने थे जनाब? सर मैं 4,60,000 रुपये पे 14.5% का इंटरेस्ट बुक करूंगा। सर अगर मैं 4,60,000 रुपये पे 14.5% का इंटरेस्ट बुक करूं तो ये बनता है सर अराउंड कोई 66,700 रुपये का अमाउंट, और रेपो लायबिलिटी सर 66,700 रुपये से बढ़ जाएगी। ठीक है जी। एट द सेम टाइम सर ईयर 1 पे मैं अपने इन्वेस्टमेंट पे भी इंटरेस्ट बुक करूंगा। सर इन्वेस्टमेंट डेबिट पता है कितने से? सर 4,24,000 मल्टीप्लाई बाय IRR, इंटरेस्ट IRR से बुक होता है सर। सर 4,24,000 मल्टीप्लाई बाय 0.18 कितना बाबू? 76,320। ठीक है जी। ये मेरे पास सर इन्वेस्टमेंट डेबिट, और सर इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कितने से? 76,320। आप इसको 2 हिस्सों में बना सकते हो। ठीक है, 2 हिस्सों में बना रहा आप उसको एक एंट्री में पास कर सकते हो। दूसरी एंट्री सर मैं कैश रिसीव करने की, सर आप एक काम करें एक एंट्री में पास करके हमें दे दें। मैं एक एंट्री में पास कर रहा हूँ सर, प्लीज़ बोर्ड पे देख लीजिएगा। मैं इसको 2 हिस्सों में पास नहीं कर रहा, एक ही हिस्से में पास कर रहा हूँ। सर कैश डेबिट कितने से? पहले सर 4 लाख की फेस वैल्यू पे 15%, 4 लाख की फेस वैल्यू पे 15%, दैट इज 60,000। सर इंटरेस्ट इनकम सर 4,24,000 मल्टीप्लाई बाय सर मैं 18% पे बुक कर रहा हूँ 76,320। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा सर? सर 60,000 और इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो सर मेरे पास ये बनता है 16,320। सर मेरे पास इन्वेस्टमेंट की अमाउंट इससे इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी, ठीक है जी। अब बताएं सर अगर मेरे पास पहले साल के एंड का मैं हिसाब किताब देखूं तो मेरे सर रेपो लायबिलिटी 4,60,000 पे थी, वो भी इंटरेस्ट की वजह से बढ़ गई, और सर जो मेरे पास इन्वेस्टमेंट 4,24,000 का था वो भी इसकी वजह से बढ़ गया। ठीक है जी। तो बताएं सर अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊं सर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो सर मेरे पास उसमें आ रहा होगा इन्वेस्टमेंट आ रही होगी सर कितने के ऊपर इन्वेस्टमेंट आ रही होगी सर? सर 4,24,000 प्लस 16,320, तो यह आ रहा होगा सर मेरे पास कोई सर 4,40,320। ठीक है जी। और सर मेरे पास यहाँ आ रहा होगा जनाब रेपो लायबिलिटी कितने से? सर रेपो लायबिलिटी थी 4,60,000 की, और इसमें मैंने 66,700 रुपये का इंटरेस्ट और बुक कर लिया। तो सर मेरे पास 4,60,000 प्लस 66,700 रुपये अगर ऐड कर दूँ तो ये बनता है सर मेरे पास 5,26,700 रुपये का अमाउंट। अब बताएं सर इंटरेस्ट का कूपन मिला किसको होगा? बी को, लेकिन उसे सरेंडर कर दिया होगा किसको? ए को। ऐसा
ये सर रिक्वायरमेंट है सर रेपो की। अब बताएं सर, सवाल में तो नहीं लिखा हुआ लेकिन ये पता होना चाहिए सर, ईयर 2 पे फिर ये बंदा इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक कर रहा है सर। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट पता है कितने से, 5,26,700 मल्टीप्लाई बाय सर 14.5%। कितना आता है सर ये 14.5% सर, 5,26,700 पे सर ये आता है जनाब 76 सर 372, ठीक है जी। और रेपो लायबिलिटी ग्रेड कितने हैं, 76 372, डन। अब बताएं सर, अगर मैं ईयर 2 के एंड पे दोबारा एक चीज़ देखूं, ईयर 2 के एंड पर गौर से देखना, तो सर मैं अपने इन्वेस्टमेंट पे भी सूद बुक करता हूं सर। कैश डेबिट कितने से जनाब, सर 4 लाख की फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 15% का कूपन रेट, दैट इज 60,000। फिर सर मेरे पास रेपो लायबिलिटी सॉरी मेरे पास जो है वो कैश डेबिट और इंटरेस्ट इनकम ग्रेड। सर इंटरेस्ट इनकम कितने से भैया, सर 4,40,000 की इन्वेस्टमेंट है मेरे पास, 4,40,320 मल्टीप्लाई बाय 18%। सर ये मेरे पास आता है 79,528। तो बताएं सर मैं बाकी का क्या करूं, इन्वेस्टमेंट डेबिट कर दें सर कितने से, बैलेंसिंग फिगर से, सर मेरे पास 19,528, डन हो गया। अब बताएं सर मेरे पास सेकेंड ईयर के एंड पे रेपो लायबिलिटी कितनी मौजूद है सर, रेपो लायबिलिटी सर ये मौजूद है 6,03,072 की। तो मैं क्या करूं सर, रेपो लायबिलिटी डेबिट कितने से, 6,03,072 और कैश का रेट कितने से, 6,03,072, डन हो गया सर, कर लोगे मैनेज। अच्छा व्हाट इफ के एक कूपन भी खा जाता, जैसे पहले साल के एंड पे कूपन खा जाता भी, तो मैं क्या करता, रेपो लायबिलिटी को कम कर देता। क्यों भाई, मैं कहता मेरा कूपन तुम खा गए हो तो मेरी रेपो लायबिलिटी अब तुमने जो पे करने मैंने कम कर देना है, ठीक है जी। कम कर दोगे तो अगले साल का रेपो का इंटरेस्ट अकॉर्डिंगली बुक होगा, ठीक है जी। तो याद रखना, अगर सर सामने वाली पार्टी जो जिसने आपसे बॉन्ड खरीदा हुआ है, जिससे आपने बाद में रीपरचेज करना है, अगर वो आपको कोई इंटरेस्ट कूपन खा जाता है तो आप रेपो लायबिलिटी को अकॉर्डिंगली क्या कर देते हो, कम कर देते हो, ठीक है जी। और फिर इंटरेस्ट अगले साल का रेपो लायबिलिटी की एडजस्टेड बैलेंस पे चार्ज कर दो। फिर याद रखिएगा कि ये पैसे एंड में नहीं बन पाएंगे, ठीक है। फिर आपने अगर सर इसने ए ने मिसाल के तौर पर बी ने कूपन खा लिया होता, ए का नहीं दिया होता, ए को अपने नाम पे बैंक में डिपॉजिट करा के खा जाता, तो सीधी सी बात है सर, फिर हम अगले साल जो रेपो लायबिलिटी का बैलेंस है, ये जो बैलेंस है ये कम करते, इस पे इंटरेस्ट चार्ज करते और एंड में सर हम उसको 6,03,072 नहीं देते बल्कि इससे सिग्निफिकेंटली कम अमाउंट देते, ठीक है जी। थैंक यू। आए सर जरा एक और सवाल हमारे सामने, जी पावर लिमिटेड के नाम से है ये, ठीक है जी। मैं इसको रीड कर रहा हूँ, कह रहे हैं जनाब ये पास पेपर का क्वेश्चन है 5 नंबर का, लेकिन ये पुराने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, तो कोशिश करते हैं कि इसको जिस स्टैंडर्ड के हिसाब से डालने की कोशिश करते हैं। सर ये कह रहे हैं जनाब, जी पावर लिमिटेड हैज़ बीन फेसिंग शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इशूज, लोन लेना पड़ेगा, लोन रीपरचेज एग्रीमेंट के थ्रू भी ले सकते हो। एज अ रिजल्ट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, सर ट्रांजैक्शन बहुत सारी थी, एक उसमें रेपो की ट्रांजैक्शन थी। ऑन 27 दिसंबर 2011, सवाल बहुत बड़ा था, मैंने सिर्फ उसका एक पार्ट लिया। ऑन 27 दिसंबर 2011 यानी साल खत्म होने से 5 दिन पहले, 27, 28, 29, 30, 31, 27, 28, 29, 30, 31, ZPL sold its investment in TFCs to V Investments Limited with an agreement to buy them back in 10 days. वेरी गुड सर, इसका मतलब है रीपरचेज एग्रीमेंट है, ठीक है जी। तो सर अगर मैं आपसे टेक्निकल टर्म्स में अभी पूछूं, सर मुझे एक बात बताएं, क्या रीपरचेज फिक्स रेट के ऊपर है? हाँ सर फिक्स प्राइस के ऊपर है, वापस हमने फिक्स प्राइस पर खरीदना है। बताएं मेरे पास सेल प्राइस, जिसको उर्दू जुबान में हम कहते हैं फर्स्ट प्राइस, वो कितनी है भैया? सर 10, कितने में बेचे हम? नहीं 10,150,000 सर 10,150,000। सर मेरे पास बायबैक प्राइस, जिसको उर्दू जुबान में हम कहते हैं सेकंड प्राइस, वो कितनी है सर? तो आप कहोगे सर सेकंड प्राइस है 10,183,337, 10,183,337, ऐसा 10 दिन का गैप है ये। सर देखें हमारे पास और तो कोई तरीका है नहीं, हम इसको 10 दिनों में काम करते हैं, सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन पे ब्रेक कर लेते। टोटल इंटरेस्ट सर इन दोनों का डिफरेंस है कितना जी? 33,337। और इसको सर अगर मैं डिवाइड करूं सर 10 से, तो मेरे पास डेली इंटरेस्ट आ जाएगा
सर मेरे पास 5 दिन साल के इस तरफ हैं, 27 दिसंबर से लेके 31 तक, और फिर 31 से लेके 5 जनवरी तक अगला साल है। तो सर इसको मैं डिवाइड बाय 2 कर दूं, आधा इस साल बुक कर लूं, आधा अगले साल बुक कर लूं। आधा इस साल कितना आएगा सर? 16 ऐसा। तो मैं सर अपने पास पहली एंट्री पास कर रहा हूं किस तारीख को सर? 27 दिसंबर को। बॉन्ड रिकग्नाइज कर दूं ना? नहीं सर, बॉन्ड रिकग्नाइज नहीं करेंगे, रेपो लायबिलिटी बुक करेंगे। कैश डेबिट, कैश डेबिट कितने से? 10, 150, 000, और रेपो लायबिलिटी क्रेडिट कितने से? 10, 150, 000। फिर उसके बाद सर 27 दिसंबर के बाद फिर सर 31 दिसंबर, आधा इंटरेस्ट इस साल। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कितने से? 16,669, और रेपो लायबिलिटी 16,669। डन। फिर इसके बाद 31 दिसंबर के बाद सर अगले साल 5 जनवरी, पे एंट्री सर। फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 16,669, सर रेपो लायबिलिटी 16,669। फिर मुझे बताएं रेपो लायबिलिटी को पे करने का टाइम सर सेम 5 तारीख। सर मैं क्या एंट्री पास करूं? रेपो लायबिलिटी डेबिट कितने है सर? 10,183,337, और कैश क्रेडिट 10,183,337। सर देख लें, इस सवाल में एक ब्लंडर ये था कि एग्जामिनर ने आपको ये कहा है इसके अंदर कि हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है वो किस कैटेगरी में पड़ी हुई है। सर हम उसको होल्ड करेंगे टिल मैच्योरिटी। तो मोस्ट प्रॉब्ली हमने उसको रखा किस पे होगा सर? मोस्ट प्रॉब्ली हमने जो कैटेगरी रखी होगी वो हमने रखी होगी कौन सी कैटेगरी? कौन सी होगी सर? अमोर्टाइज कॉस्ट। तो अमोर्टाइज कॉस्ट में बॉन्ड रीवैल्यू नहीं होता, तो रीवैल्यूएशन की जरूरत नहीं। आपके एग्जामिनर ने खामखा इसको रीवैल्यू कर दिया था, उसने क्लासिफिकेशन कुछ और समझी होगी। सर बाकी इस सवाल में ना हमें कूपन रेट गिवन था इन्वेस्टमेंट का, ना IRR गिवन था ताकि हम उसका इंटरेस्ट बुक कर सके, तो हमने इन्वेस्टमेंट की सारी चीज़ों को सिंपली इग्नोर किया। ठीक है जी। अच्छा जनाब, बढ़ जाए एक स्टेप आगे जनाब, कॉपी कर लें इसको भी। अच्छा जी सर, एक स्टेप हम और आगे जाते हैं जनाब। अब ज़रा सा ना एक समरी देख लें सर। जो रीपरचेज एग्रीमेंट्स हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं। ठीक है जी। एक हमारे पास है सर कंपलसरी रीपरचेज एग्रीमेंट्स। ठीक है जी, यानी जिसमें आपको रीपरचेज लाजमी करना है। जैसे अभी हमने ऊपर की सारी एग्जांपल्स देखी, उसमें रीपरचेज करना लाजमी था। ऑप्शनल रीपरचेज एग्रीमेंट्स, मर्जी आपकी। ठीक है जी, जो बेचने वाला है वो ऑप्शनल रीपरचेज का मतलब ये है कि सर मैं एक चीज़ बेचूंगा और फिर मेरी मर्जी कि मैं उसको खरीदूं या ना खरीदूं। ठीक है जी। सर कंपलसरी रीपरचेज 2 तरह के हो सकते हैं। ठीक है जी, एक या तो फिक्स प्राइस पे हो या वो एट फेयर वैल्यू। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है जी, ऑप्शन भी 2 तरीके के हो सकते हैं, या वो फिक्स प्राइस पे हो या वो एट फेयर वैल्यू। अगर ऑप्शन फिक्स प्राइस पे होंगे तो उसकी 3 क्लासेस हो सकती हैं, या ऑप्शन डीपली इन द मनी हो, या ऑप्शन डीपली आउट ऑफ द मनी हो, या ऑप्शन जो है वो नाइदर डीपली इन नॉर। आप अभी ये सोच रहे होंगे यार ये क्या चल रहा है, रुकिए मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है जी। सर इसकी 2 क्लासेस हो सकती हैं। कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड, कंट्रोल इज रिटेन्ड। ठीक है जी, मैं इसको एक्सप्लेन। अच्छा जी, 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, एक चीज़ नोट कीजिएगा सर, मैं एक एक करके ना इस केस को पिक कर रहा हूँ। सर देखें, फिक्स प्राइस पे रेपो,
कंपल्सरी फिक्स प्राइस, यानी ए बी को एक एसेट बेचे और फिर उससे बाय बैक करे एट अ फिक्स प्राइस से, मिसाल के तौर पर 100 रुपये का बेचा और 110 का बाय बैक किया। तो सर स्टैंडर्ड आपसे कहता है कि जनाब जब आप एक चीज़ बेचो और कंपल्सरीली आपको एक फ़िक्स प्राइस पे उसको बाय करना पड़े, तो इसका मतलब है आपने रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफ़र नहीं किए, ए ने रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफ़र नहीं किए। ठीक है जी, इसका मतलब है सर मैं इसको क्या नाम दे रहा हूँ, फेल्ड डी रिकग्निशन। फेल्ड डी रिकग्निशन का मतलब है डी रिकग्नाइज नहीं करना। ठीक है जी, तो मैं इसके आगे लिख रहा हूँ सर फेल्ड। ठीक है जी, केस 2, सर मैं एक बंदे को ए ने बी को एक एसेट बेचा, ठीक है जी, सिर्फ 100 रुपये में, और बी से कहा 1 साल बाद मैं इसको फेयर वैल्यू पे आपसे बाय बैक कर लूँगा। किस पे बाय बैक कर लूँगा, फेयर वैल्यू पे। तो सर 1 साल बाद जो भी फेयर वैल्यू होगी बी को वो मिलेगी, यानी बी जो है वो ए को इसी रेट पे ऊपर बेचेगा। तो यार ये अगर बी बाहर भी बेच दे फेयर वैल्यू पे तो वही बात है, और ए अगर सर बाहर से भी फेयर वैल्यू पे ऐसी कोई चीज़ खरीद ले तो बात एक ही है। इसका मतलब ये है कि सर अगर मिसाल के तौर पर सर मैं 100 रुपये का, ए ने 100 रुपये का इसको गुड्स बेचे ना, या जो फाइनेंशियल एसेट बेचा, सर अज्यूम करें कि एंड में फेयर वैल्यू 120 निकली, तो सर बी ने इसको 120 पे करना है। व्हाट इफ के फेयर वैल्यू 80 निकले, तो सर बी ने 80 रुपये में उसको बेचना है। सर बी कैन सेल दिस एसेट इन द आउटसाइड मार्केट। इसका मतलब है सर सब्सिक्वेंट वैल्यू गिरना या बढ़ना उसका फ़ायदा बी को होगा, नुकसान बी को होगा। अगर सर वैल्यू 80 रुपये हो गई तो सर मैं बाय बैक करूंगा 80 में, नुकसान किसको होगा, 20 रुपये का बी को। सर अगर फेयर वैल्यू 120 हो गई तो सर फ़ायदा किसको होगा, बी को होगा। इसका मतलब ये है कि यार अगर आप एक चीज़ बेच देते हो एक दफ़ा और आप फेयर वैल्यू पे बाय बैक कर रहे हो, तो सर इसका मतलब है आपने इफेक्टिवली रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफ़र कर दिए। अब सर सामने वाला आपको उसी रेट पे बेचेगा जो फेयर वैल्यू होगी। फेयर वैल्यू बढ़ गई तो सामने वाले को फ़ायदा, फेयर वैल्यू गिर गई तो सामने वाले को नुकसान। इसका मतलब है फ़ायदा नुकसान आपने सामने वाले को ट्रांसफ़र कर दिया है। तो इसका मतलब है सर जब भी आप रीपरचेज एग्रीमेंट करोगे एट फेयर वैल्यू, तो ये याद रखिएगा कि सर अगर बाय बैक फेयर वैल्यू पे हो रहा है तो सर इसका मतलब है आपने रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफ़र कर दी। इस केस में सर ए क्या एंट्री पास करेगा, कैश डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। ठीक है जी, इसका मतलब है सर मैं यहाँ लिख रहा हूँ एट फेयर वैल्यू का मतलब है सर एसेट को डी रिकग्नाइज कर दें। डन है। अच्छा जी, अब आए ज़रा सर, ये मेरे पास केस ए हो गया, ये मेरे पास सर केस बी हो गया। अब मैं आ रहा हूँ सर केस सी पे। ठीक है जी, केस सी में सी का 1, अब मुझे एक बात बताएं सर, ए ने एक एसेट यहाँ पर कस्टमर को 100 रुपये का बेचा, ठीक है जी, या सामने वाली पार्टी को 100 रुपये का बेचा, एक बॉन्ड है या फिर एक शेयर है, पीएस हो गया, शेयर में 100 रुपये बेच दिया। मैंने कहा इस डेट पे मैं इसको बाय बैक करूंगा, मेरी मर्जी, ऑप्शनल बाय बैक, मैं यहाँ इसको बाय बैक करूंगा सर 120 रुपये में। अब मुझे एक बात पक्का पता है, 100% पता है, अंदाज़ा है, स्ट्रॉन्ग अंदाज़ा है कि सर जो मैं चीज़ बेच चुका हूँ 120 रुपये में मैं इसको बाय बैक करूँ, इसके चांसेस 0% हैं, क्योंकि सर इस टेन्योर में इसकी वैल्यू 20 रुपये बढ़ना इम्पॉसिबल है। इसका मतलब है सर दिस ऑप्शन इज़ डीपली आउट ऑफ द मनी। मैं इसका मतलब है ये ऑप्शन एक्सरसाइज करूँगा ही नहीं। क्यों? मेरा अंदाज़ा है 100 रुपये इसकी अभी भी जो प्राइस है बाय द पैसेज ऑफ टाइम नीचे आएगी। कंपनी की कोई परफॉर्मेंस ही नहीं जिसका मैंने शेयर बेचा सर पीएस होगा। मेरा अंदाज़ा है, स्ट्रॉन्ग अंदाज़ा है, 100% अंदाज़ा है, मतलब एक इम्पॉसिबल्स में से बात है कि इसकी वैल्यू 120 तक चली जाए। तो सर मैंने क्या किया, अगर मेरे पास इस तरह का मामला है कि मैंने एक शेयर बेचा और मैं बाय बैक कर सकता हूँ ऑप्शनली, और मुझे पता है कि ऑप्शन एक्सरसाइज होगा ही नहीं, तो सर स्टैंड कहता है द ऑप्शन इज़ डीपली आउट ऑफ द मनी, ठीक है जी। अच्छा, मैंने यहाँ इसको मैं डीपली आउट ऑफ द मनी, सर आप इसको क्या करें, बॉन्ड को डी रिकग्नाइज कर दें, शेयर को डी रिकग्नाइज कर दें, क्योंकि आपको पता है कि आपको शेयर वापस नहीं खरीदना पड़ेगा। कैश डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, ठीक है जी। व्हाट इफ के सर मैं एक शेयर बेचूं 100 रुपये में और मैं सामने वाली पार्टी को कहूं कि मैं इसको 101 में बाय बैक कर सकता हूं किसी भी टाइम, ठीक है जी।
अगले 1 साल में मैं इसको 101 पे बाय बैक करूँगा। बेचते हुए मुझे 100% पक्का कि यार यहाँ से इसकी वैल्यू इंक्रीज ही होगी और 101 तो यार थोड़े दिनों में ही आ जाएगा, ये जाएगा आगे। सर मैं इसको 101 में बाय बैक करूँगा, चांसेज हैं कि 100% चांसेज हैं कि मैं इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करूँगा। मैं इसको क्या करूँगा सर, बाय बैक लाजमी करूँगा, लाजमी बाय बैक करूँगा। इसका मतलब है सर द ऑप्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी डीपली इन द मनी। इसका मतलब है सर आप बॉन्ड को डीरिकॉग्नाइज ना करें, ठीक है जी। कैश डेबिट करें, रेपो लायबिलिटी क्रेडिट करें, कैश डेबिट करें, रेपो लायबिलिटी क्रेडिट करें। रिमेंबर दैट यू डेफिनेटली विल बाय इट बैक, ठीक है जी। अब सर सुने, सर मेरे पास केस सी का 3, सर मैंने एक शेयर बेचा सर 100 रुपये एक बंदे को, बाय बैक करूंगा सर 110 में। आई डोंट नो कि 110 तक पहुंचे या ना पहुंचे, मुझे नहीं पता, ठीक है जी। अनडिसाइडेड है, पता नहीं क्या हो आगे, वी डोंट नो, ठीक है ना। सर स्टैंडर्ड कह रहा है दिस ऑप्शन इज नाइदर डीपली इन नॉट डीपली आउट। ना हमें पता है कि हम बाय बैक करेंगे, ना ये कंफर्म है कि हम बाय बैक नहीं करेंगे, दोनों की कोई कंफर्मेशन नहीं। ना ये कंफर्मेशन है कि हम बाय बैक करेंगे, ना ये कंफर्मेशन है कि हम बाय बैक नहीं करेंगे। नाइदर डीपली इन नॉर डीपली आउट, ठीक है जी। अब बताओ क्या करें। स्टैंडर्ड आपको कह रहा है आपने जो एसेट बेचा है क्या ये एक रिप्लेसेबल एसेट है, रिप्लेसेबल का मतलब सर जिस पार्टी को बेचा है अगर मैं उससे कहूँगा कि मुझे बाय बैक करना है तो क्या वो मुझे एक्टिव मार्केट से ख़रीद के दे देगा? अगर इसकी मार्केट एक्टिव है तो इसका मतलब है सर मिस्टर बी इज़ फ्री टू सेल इट, फ्री टू ट्रांसफ़र इट टू एनीवन। मैंने जो शेयर इसको बेचा है मैं बाय बैक भी करूंगा, मैं मांगूंगा भी तो बी मार्केट से खरीद के दे देगा, ठीक है जी। क्योंकि ये शेयर ऐसा है जो रिप्लेसेबल है। इसका मतलब ये कि सर आपने जो शेयर बेचा है, स्टैंड कहता है अगर नाइदर डीपली इन नॉट डीपली आउट द मनी ऑप्शन है तो सिर्फ आप ये चेक कर लें कि एसेट रिप्लेसेबल है या नहीं है। अगर रिप्लेसेबल है तो इसका मतलब है सर कंट्रोल इज हेल्ड बाय बी। फिर इसका मतलब है आपने एसेट को ट्रांसफ़र कर दिया है, आप इसको डीरिकॉग्नाइज कर दो बिकॉज ही इज़ फ्री, क्यों इसको बेचे आगे इस्तेमाल करे कुछ भी करे। मैं मांगूंगा तो क्या करेगा, मार्केट से खरीद कर देगा। वोट इफ के एसेट रिप्लेसेबल नहीं है, किसी प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं, ठीक है जी, आसानी से नहीं मिलेंगे, कोई ऐसा यूनिक बॉन्ड है जो आसानी से नहीं मिलेगा। सर स्टैंडर्ड कहता है जनाब जब आपने ये सामने वाली पार्टी को बेचा है तो सीधी सी बात है वो उसको आगे नहीं बेच पाएगा, उसकी एबिलिटी टू सेल सर नहीं है। तो इसका मतलब है सर आप बॉन्ड को डीरिकॉग्नाइज ना करें, ये दिमाग में रखिएगा, आप बॉन्ड को डीरिकॉग्नाइज ना करें। अब बताएं सर अगर मैं आपसे ये कहता हूँ सर ऊपर जाएं टाप बताएं सर, ऑप्शन का मुझे नहीं पता कि ऑप्शन एक्साइज होगा या नहीं होगा। नाइदर डीपली नॉट डीपली आउट, कंट्रोल ट्रांसफ़र कब होगा, जब उस पर्टिकुलर एसेट की एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती है, ठीक है जी। तो सर स्टैंडर्ड आपको कहता है कि आप बॉन्ड को क्या, शेयर को क्या कर दें, डीरिकॉग्नाइज कर दें। अगर सर उसकी एक्टिव मार्केट नहीं एग्जिस्ट करती है तो सर इसका मतलब है आप बॉन्ड को रिकॉग्नाइज रखें। अब बताएं सर मेरे पास जो केसेस फिक्स प्राइस रेपो कंपलसरी, इसका मतलब है मैं सामने वाली पार्टी को एसेट बेचूंगा एक स्टेटेड प्राइस पे, फिक्स प्राइस पे बाय बैक करूंगा। प्राइस बढ़ जाए मेरा गेन, कम हो जाए मेरा लॉस, मैं फिक्स प्राइस पे करूंगा। फेयर वैल्यू पे अगर मैं सर बाय बैक करूंगा तो सर फेयर वैल्यू बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। तो सर अगर फेयर वैल्यू कम हो गई सामने वाले को नुकसान, फेयर वैल्यू बढ़ गई सामने वाले को फायदा, फेयर वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई सामने वाले को फायदा। सामने वाले को फायदा का मतलब है मैंने रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिए। सर चाहे फेयर वैल्यू पे बाय बैक ऑप्शनल हो या कंपलसरी हो, आपने बॉन्ड को डीरिकॉग्नाइज कर देना क्योंकि आपने रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिए। अगर बाय बैक सर ऑप्शनल है, ठीक है जी, ऑप्शनल है बाय बैक, तो फिर आप सर ये देख लें कि वो जो सिक्योरिटी आप बाय बैक करोगे क्या वो बाय बैक करने वाली सिक्योरिटीज आपको पता है। आपके पास एक ऑप्शन है कॉल ऑप्शन कि आप बाय बैक कर सकते हो, खरीद सकते हो। आपको पक्का पता है कि ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे आप 100% चांसेस एक्सरसाइज होने के, तो इसका मतलब है ऑप्शन इज डीपली इन द मनी। सर इसका मतलब है बॉन्ड वापस आएगा तो डीरिकॉग्नाइज ना करें। अगर बॉन्ड वापस नहीं आएगा यू हैव 100% चांसेस कि वो गया तो गया, वापस नहीं आएगा, बॉन्ड को डीरिकॉग्नाइज कर लो। अगर नहीं पता कि वापस आएगा या नहीं आएगा, चेक कर लो बॉन्ड रिप्लेसेबल है, सामने वाले उसको आगे बेच सकता है नहीं बेच सकता है।
उसकी एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती है। अगर एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती है इसका मतलब है जिसको आपने बॉन्ड बेचा है वो उसको आगे बेच सकता है। और अगर मैं मांगूंगा उससे कॉल ऑप्शन में कि भाई मुझे मेरा बॉन्ड वापस करो, मैं बाय बैक करना चाहता हूँ, वो एक्टिव मार्केट से खरीद के मुझे दे देगा। लेकिन अगर इस शेयर की एक्टिव मार्केट नहीं है तो सर इसका मतलब है सामने वाली पार्टी इसको बाय बैक नहीं कर सकती। ठीक है जी, सामने वाली पार्टी उसको जो है वो मार्केट से खरीद के नहीं दे सकती, तो मैं डिरेक्टनाइज नहीं करूँगा। ठीक है जी, आइए ज़रा सर एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। हाँ जी, अब आप जरा देखो सर क्वेश्चन 95 आ रहा है मेरे पास, मैं 95 को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 95 मैं इसको रीड कर रहा हूँ सर। ये कह रहे जनाब एंटिटी सी होल्ड्स 0.1%, छोटी सी होल्डिंग है कंस्ट्रक्शन कंपनी में। इट बॉट 1 ईयर अगो फॉर ₹58 मिलियन। सर जब मैंने ख़रीदा होगा, से मैंने इसको ईयर 0 पे ख़रीदा होगा, तो मैंने अपने पास एंट्री पास की होगी सर, इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने से 58 मिलियन से, कैश क्रेडिट 58 मिलियन से। ये मेरे पास शेयर है, मैंने किसी कंपनी के खरीदे, ठीक है, और मैंने उसका फेयर वैल्यू थ्रू OCI रखा है। ठीक है जी, मैं इसको कह रहा हूँ जनाब एट फेयर वैल्यू थ्रू OCI। ठीक है जी, फिर उसके बाद बताएं क्या हुआ सर। वो कह रहा है जनाब सी एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद बैंक डी दैट इन एक्सचेंज फॉर कैश पेमेंट ऑफ 65 मिलियन सी एग्रीज टू सेल दो शेयर्स टू डी। 65 मिलियन में बेचने को तैयार हो गया। द शेयर द सोल्ड सब्जेक्ट टू कॉल ऑप्शन, लेकिन मैंने अपने पास एक कॉल ऑप्शन रखा है कि मैं इसको बाय बैक कर सकता हूँ 70 रुपये में। क्या मतलब सर? सर मैंने इसको बेचा है 65 में, मैं इसको बाय बैक कर सकता हूँ 70। ठीक है जी, बाय बैक जो कर सकता हूँ वो ऑप्शनल है, कॉल ऑप्शन है मेरे पास। कॉल ऑप्शन का मतलब होता है राइट टू परचेज, ऑप्शन टू रीपरचेज है मेरे पास। मैं चाहूँ तो उसको बाय बैक कर सकता हूँ 70 में, बाय बैक कर सकता हूँ मैं फिर एनी टाइम इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। सर डिस्पोजल के टाइम इसकी फेयर वैल्यू 68 है। कितनी? 68। तो सर आपने इसको 68 में क्यों नहीं बेचा? भाई इसलिए नहीं बेचा कि जिस बंदे को बेचा ना उससे मुझे एक ऑप्शन भी दिया है। ऑप्शन मेरे पास मौजूद रहेगा, एक फाइनेंशियल एसेट है ऑप्शन भी। मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको बाय बैक कर सकता हूँ 70 में। ठीक है जी, और सर अगर आप चेक करें तो उस ऑप्शन की फेयर वैल्यू भी दी हुई कितनी? 3 मिलियन। इसका मतलब है सर मैंने उसको 68 मिलियन का शेयर दिए, 68 मिलियन की फेयर वैल्यू। उससे क्या मिला मुझे? कैश मिला 65 का और एक कॉल ऑप्शन मिला जिसकी वैल्यू 3 है। अच्छा जी, अब बताएं सर मैं बॉन्ड को डीरिकग्नाइज करूं या ना करूं? आगे देखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है। द शेयर्स आर कोटेड, द शेयर्स आर कोटेड, द शेयर्स आर कोटेड इन एन एक्टिव मार्केट। सर वी डोंट नो कि हम इसको बाय बैक करेंगे या नहीं, नाइदर डीपली इन नॉर डीपली आउट, क्योंकि बहुत कम मार्जिन है। 70 और 65 में बहुत कम गैप है, पता नहीं बाय बैक करें या ना करें। ठीक है, इनफैक्ट 68 और 70 में बहुत कम ऑप्शन, कम डिफरेंस है। 70 तक में भी आगे पहुंच जाए, में भी नीचे आ जाए। लेकिन सर ये कह रहे हैं जनाब इस बॉन्ड की एक एक्टिव मार्केट है। सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या ये कंपलसरी बाय बैक है? नहीं, ऑप्शनल है। क्या आपको पक्का पता है कि बाय बैक करेंगे? नहीं। क्या आपको पक्का पता है कि बाय बैक नहीं करेंगे? नहीं। फिर सर स्टैंडर्ड आपसे कह रहे हैं अगर आपको पक्का पता नहीं है कि बाय बैक करेंगे या ना करेंगे तो फिर आप चेक कर लें कि कंट्रोल किसके पास है। कंट्रोल सामने वाले के पास चला जाता है। अगर जिस बॉन्ड को मैंने बेचा उसकी एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती है तो वो उसको आगे बेच सकता है। जब भी मुझे चाहिए होगा मुझे मार्केट से खरीद के दे देगा। यस सर, यहाँ एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती है, तो क्या करूँ सर मैं? कैश डेबिट 65 से, फिर कॉल ऑप्शन डेबिट कितने से? 3 रुपये से, और इसके बाद सर अच्छा पहले इन्वेस्टमेंट को सर रिवैल्यू कर लें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपके पास जो है वो, मैं इसको रिवैल्यू भी कर देता हूँ सर। पहले मेरे पास सर इन्वेस्टमेंट 58 पे थी, 68 पे चली गई तो 10 रुपये से बढ़ गए। शेयर में इक्विटी है सर ये, फिर क्या करूँ सर? ईयर 1 पे जाके एक दफ़ा फिर कैश डेबिट कितने ने सर? 65, कॉल ऑप्शन कितना जी? 3 रुपये, और इन्वेस्टमेंट 68 से। फिर इस OCI का क्या करें बबुआ? क्या करें इस OCI का? OCI डेबिट रिसाइकलिंग कितने से? 10 रुपये से। रिटेन अर्निंग, अगर ये डेट सिक्योरिटी होती तो रिसाइकलिंग PNL से होती, अभी किससे हो रही है सर? केस A हमने बाय बैक किया ही नहीं, कभी वैल्यू 70 तक आई नहीं, हमने बाय बैक किया ही नहीं। केस B
मार्केट वैल्यू चलेगी 79 तक। अब बताओ बायबैक करूँगा, बायबैक करूँगा तो एंट्री क्या पास करूँगा सर? इन्वेस्टमेंट डेबिट, 1 साल बाद हमने बायबैक किया 79। कॉल ऑप्शन क्रेडिट कितने से? 3 से। कैश क्रेडिट कितने से? कितने पे हमने बायबैक करना था सर? 70 पे। फिर गेन ऑन ऑप्शंस कितने का? 6 रुपये का। ठीक है जी, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा सर। बस ये याद रखिएगा कि अगर आपने कंपलसरी जो है वो कंपलसरीली आपने एक चीज़ को बायबैक करना है और सर फिक्स प्राइस पे बायबैक करना है, तो सर ये आपका एक ऐसा केस है कि जिसमें आपको पता है कि सर बॉन्ड की वैल्यू ऊपर नीचे हो, कुछ भी हो, मुझे फिक्स प्राइस ही पे करनी है। नफ़ा नुकसान सामने वाले का नहीं है, मेरा है। लेकिन अगर मैंने फेयर वैल्यू पे परचेज़ करना है तो सर वैल्यू बढ़ गई तो सामने वाले को फ़ायदा, गिर गई तो सामने वाले को नुकसान, तो सर आप डे रिकग्नाइज़ कर दें। सर अगर मैंने ऑप्शन ली परचेज़ किया और आपको पक्का पता है कि बॉन्ड या शेयर जो आपने बेचा है वो वापस आएगा, डे रिकग्नाइज़ ना करें। पक्का पता है कि बॉन्ड वापस नहीं आएगा, डे रिकग्नाइज़ कर दें। अनडिसाइड से वो कंट्रोल चेक कर लो, जो बॉन्ड आपने बेचा है अगर उसकी एक एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती है, ट्रांसफ़र मतलब आप अज्यूम कर लो कि डे रिकग्नाइज़ होगा, क्योंकि सामने वाला उसको आगे बेच सकता है। सर अगर आप उसको आगे मतलब आपने जिसको ट्रांसफ़र किया है वो आगे नहीं बेच पा रहा क्योंकि इसकी एक्टिव मार्केट नहीं है, और अगर आपने मान लिया तो फंस जाएगा, उसने अपने पास होल्ड करके रखा हुआ है, तो सर इसका मतलब आप उसको डे रिकग्नाइज़ ना करें। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।